नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं सनसेट टीवी का बेहद खास कार्यक्रम इनसाइट। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी वस्तु की जो भारतीय महिलाओं के लिए बेहद खास मानी जाती है। त्योहारों पर, शादी ब्याह के मौके पर जब ये तोहफे के रूप में मिलती है तो चेहरे पर चमक और खुशियों की रौनक अपने आप झलक जाती है। जी हाँ, ये वो धातु है जो भारत में सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और समृद्धि का भी प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की और साथ ही चांदी की भी, जिनकी कीमतों ने हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोना अब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच चुका है और चांदी भी 1.25 लाख रुपए किलो के पार है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है इस तेजी की? क्या निवेशकों के लिए यह सही वक्त है? त्योहारों और शादियों के मौसम में आम उपभोक्ता पर कितना असर पड़ेगा? और जीएसटी परिषद की अहम बैठक में इन मुद्दों को लेकर क्या तस्वीर बन रही है, जानते हैं। सोना चांदी ऑल टाइम क्यों है हाई? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सी अग्रवाल जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। हमारे साथ मौजूद हैं महेश कौशिक, डेप्यूटी डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और हमारे साथ मौजूद हैं के दुग्गल, डायरेक्टर पॉलिसी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप तीनों मेहमानों का इनसाइट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट व्यू की। सुभाष जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। सोना और चांदी अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। अगर पिछले 7 कारोबारी दिनों की बात करूं तो गोल्ड 6000 महंगा हुआ है और चांदी भी तेजी से बढ़ रही है। इससे पीछे की सबसे बड़ी वजह आप किसे मानते हैं? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ रहे हैं जी। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अभी इकोनॉमिक ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क है नहीं, और सेंट्रल बैंक बाइंग जी। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ईटीएफ, जैसे इंडिया में भी गोल्ड ईटीएफ जो बने हुए हैं उनमें बाइंग डबल हो गई है लास्ट ईयर से। और सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व लेते जा रहे हैं क्योंकि डॉलर का जो है ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम हुआ है पहले से। और हम देख रहे हैं कि युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं, यूक्रेन, रसिया है नहीं, गाजा वर्सेस इजराइल है नहीं, और टेंशंस थोड़ी सी बनी हुई है। और जैसे टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, तो इससे पॉलिटिकली इंडिया वर्सेस यूएस रिलेशन थोड़ा डाउन हुए हैं। और जो गोल्ड डॉलर इंडेक्स है वो घट रहा है। तो इन सब की वजह से तेजी बढ़ी है जी। महेश जी, इसमें भी, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी जी। वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वैश्विक अनिश्चितता है, वो एक बड़ा कारण हो सकती है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी का असर है या घरेलू मांग भी उतनी ही जिम्मेदार? अगर हमारे घरेलू बाजार में देखें तो निश्चित रूप से जो कुछ और फैक्टर हैं वो भी काम करते हैं। और इस समय देखें तो अभी खरीदारी का समय है, और जैसा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण जो निवेशक हैं वे हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेस की चाह में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेफ हेवन। उस दृष्टि से देखें तो उनको हमेशा से ही, ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो सोना एक ऐसी धातु रहा है, जैसा कि आपने कहा कि धातु ही नहीं है, सिर्फ निवेश ही नहीं है, इससे भारत में तो लोगों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी धातु है कि जहां पर आपको सेफ हेवन मिलता है, आप निश्चितता के परिप्रेक्ष्य में उसको निवेश करते हैं। तो आज जो अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता है उससे घरेलू निवेशकों को भी लगता है कि यह सही समय है सोने में निवेश करने का। दूसरा एक बड़ा कारण जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, आपने क्योंकि घरेलू कारकों की बात की है, तो अभी कुछ समय में आप देखिए कि भारत में श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय पर खरीदारियां सामान्य तौर पर भारत में नहीं की जाती है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि सेंटिमेंट्स का विषय है। लेकिन इसके पश्चात जब श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है तो फिर उस समय दीपावली या अन्य पर्व आते हैं जिस पर लोग भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं। तो आज अगर आप खरीद करके रखते हैं
तो अब से 1 या 1.5 माह बाद जब उसको बेचते हैं तो लाभ की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और ये हमारे घरेलू निवेशकों को इस बात का पर्याप्त अंदाजा है, जिसका असर हमें यहाँ पर घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल व्यू की अगर मैं बात करूं के दुग्गल साहब, त्योहार और शादी का सीजन सामने है, अभी बात हुई सेंटिमेंट्स की, तो इतनी ऊंची कीमतों के बीच ज्वेलरी और इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर पर कितना दबाव है? क्या लगता है आपको, जीएसटी स्ट्रक्चर पर इंडस्ट्री की कोई खास मांग है? इंडिया जो है ट्रेडिशनल मार्केट है ज्वेलरी की, अभी से नहीं सदियों से। आप हमारे पौराणिक गाथाएं अगर देखेंगी तो हमारे देवी देवताओं पर ज्वेलरी ज्यादा है, कपड़े कम है। तो हिंदुस्तान तो एक सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं रही भी है, कंज्यूमर भी रहा है, और अभी भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया में है। देखिए गोल्ड जो है लगभग 3000 टन विश्व में हर साल माइन होता है और रिफाइन होता है, और उसमें से करीब 25 से 30% इंडिया में आता है, 800 टन के करीब। तो इसका प्राइस जो है, हालांकि हम सबसे बड़ी मार्केट है, खरीदार है सबसे बड़े, मगर अनफॉर्चुनेटली गोल्ड का जो प्राइस है ये डिटरमिन होता है लंदन बुलियन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, LBMA एक संस्था है, वो सुबह और शाम, दिन में AM PM में वर्ल्ड के डिमांड के हिसाब से रेट अनाउंस करता है। इन रेट्स का हिंदुस्तान के त्योहारों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत मामूली सा फर्क इंडिया में फर्क पड़ता है कि अगर कोई त्योहार है या कोई ऐसा सीजन है कि जिसमें ज्वेलरी नहीं खरीदी जाती तो 19-20 का फर्क पड़ता है। मगर जो एक्चुअल प्राइस गोल्ड का है वर्ल्ड में, जिसके ऊपर ये ट्रेड होता है, वो डिटरमिन होता है LBMA द्वारा, जो इंग्लैंड बेस्ड लंदन बुलियन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। उनकी इसके ऊपर पूरा वर्चस्व है, मोनोपोली है, वही रेट डिसाइड करते हैं। और आप देखेंगे कि कई बार होता है कि यहाँ सीजन है शादी का, ब्याह का, त्योहारों का, बट रेट उस समय गिर रहे होते हैं, क्योंकि वो जैसा कि अभी बाकी वक्ताओं ने कहा कि गोल्ड का रेट इस समय जो है या हमेशा जो है जियो पोलिटिकल रीजंस के ऊपर है। गोल्ड एक हर कंट्री के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी कहा। तो फिर डॉलर इस समय थोड़ा सा नाजुक हो रहा है, वर्ल्ड जियो पोलिटिकल रीजंस के कारण लोग डॉलर से हट रहे हैं। हर कंट्री चाहता है कि उसका रिजर्व गोल्ड में रहे। अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आप देखेंगे पिछले 6 महीने में काफी गोल्ड खरीद रहा है, चाइना ने काफी गोल्ड खरीदा है। इस कारण वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, और जो अनसर्टेनिटीज, लड़ाइयों के कारण, ये वॉर्स के कारण है, उसके कारण भी इसकी डिमांड बढ़ती है। उसके कारण इस गोल्ड की प्राइस और ज्यादा अभी बढ़ रही है, और अभी तो लग रहा है कि घटने का नाम नहीं है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में गोल्ड में काफी बढ़ोतरी आई है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। आज 1,10,000 के करीब गोल्ड है, बिल्कुल। चांदी 1,26,000 पहुंच गई है। तो ये जियो पोलिटिकल रीजंस वर्ल्ड इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है। बिल्कुल। जहां तक एक्सपोर्ट का संबंध है, एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान में एज पर गवर्नमेंट रूल्स ड्यूटी फ्री गोल्ड मिलता है। हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 6% की ड्यूटी है, मगर गोल्ड की ज्वेलरी बना के अगर हम एक्सपोर्ट करें तो वो ड्यूटी एग्जेम्प्ट रहता है, तो उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर गोल्ड और सिल्वर का कोई प्रेशियस मेटल, बेस मेटल है जिसके ऊपर ज्वेलरी बनती है, वही अगर इतना महंगा होगा तो जाहिर बात है कि दुनिया में खरीदारों के पास लिमिटेड पैसा है, हर एक कोई अपना इकोनॉमिक्स देख के चलता है, तो महंगा हो जाने के कारण स्वाभाविक है कि वो डिमांड थोड़ी कम पड़ती है। बिल्कुल जरूर पड़ती है। बिल्कुल। सोने और चांदी के साथ साथ अगर बात की जाए, मैं सिर्फ चांदी पर फोकस करूं तो इस साल 41% तक चांदी महंगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड को भी इसके पीछे की वजह माना जा रहा है। सुभाष सर, आपसे जानना चाहूंगी, जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, क्या लगता है सोने और चांदी पर टैक्स स्ट्रक्चर बदलने से मार्केट को क्या कुछ राहत मिलेगी? देखिए 3% जीएसटी पर आई थिंक जीएसटी काउंसिल एग्री हो रही है जी। और जो उसके मेकिंग चार्जेस पे 5% जीएसटी पर सहमति बन रही है जी। तो मेरे ख्याल दिस इज गुड, क्योंकि 2 रेट डिसाइड हुए थे, 5% और 18%। इसके लिए स्पेशल 3% के ऊपर रहता है, क्योंकि अप्रीहेंशन था कि 3% से कहीं 5% नहीं कर दिया जाए, तो वो एक अप्रीहेंशन खत्म हो रहा है। और जीएसटी काउंसिल 2 दिन की जो बैठक है,
एकदम जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, काफी चीजें बहुत क्लियर हुई है। जीएसटी काफी खाने पीने के आइटम से लेके कई कारों में भी, जो छोटी कारें हैं 350 सीसी, और उनमें घटा है जी 28 से 18%। और जिनमें सिंटैक्स वाली लग्जरी कार है उनमें सिंटैक्स 40% है, 28 से 40%। लेकिन जो सेस पहले काफी ज्यादा होता था, वो कुल मिला के उसमें भी रेट कम ही है। तो मतलब कुल मिलाकर जीएसटी का इम्पैक्ट कंज्यूमर पे रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, अर्बन डिमांड इसके रेट कट, जीएसटी रेट कट के घटने से बेटर हो रही है। और जो डायरेक्ट टैक्स में भी रेट कट हुए थे, 12 लाख हुआ था, उससे भी ये डिमांड बढ़ रही है। और जो रूरल डिमांड है वो मॉनसून पर डिपेंड करती है, वो अच्छा है ही। तो कुल मिला के डिमांड बढ़ेगी और ये इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। और जैसे दुग्गल साहब ने भी बताया कि गोल्ड अर्बन, ये अपना सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ है डॉलर के अंदर। और हमारी बाइंग तो 25-30% रहती है। 700-800 टन हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। अभी जुलाई के अंदर हमने $4 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जून में जबकि कम था। तो ये डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। बाकी हम ऑन एन एवरेज पर ईयर 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो इससे डिमांड उनके वर्ल्ड वाइड बनी रहती है। जी, हम बात कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, खनन और सप्लाई में कमी से भी दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सोने और चांदी के विकल्प तलाशने चाहिए? जी, निश्चित रूप से जो मांग और पूर्ति है वही बाजार में कीमत को तय करती है। बिल्कुल। तो सोने की जो मांग है वो बढ़ रही है और उस स्थिति में नए विकल्प बाजार में आ भी रहे हैं। जैसे हम प्लेटिनम की बात करते हैं, आजकल प्लेटिनम ज्वेलरी भी ट्रेंड में आनी शुरू हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा दुग्गल साहब ने कहा था, सोने के साथ भारतीयों की जो भावना है वो बहुत जुड़ी हुई है। और एक मुझे लगता है कि दो फैक्टर और इंपॉर्टेंट हैं जो उसकी डिमांड को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक ये है कि जो सोने का जो कारोबार है वह सीधे सीधे अगर संबंध होता है तो वह जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ कनेक्ट होता है। और यदि हीरे के कारोबार में कुछ कमी महसूस होती है तो जो उसको कारोबार करने वाले लोग हैं, जो उसी क्षेत्र की अन्य वस्तुएं हैं जिसमें सबसे पहले सोना आती है, तो उन्हें सोने में जो निवेश है वो हीरे से ज्यादा सुरक्षित नजर आता है। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अगर उसको ध्यान में रखें तो हीरे के निवेशकों को अब सोना जो है वो सर्वाधिक सुरक्षित निवेश लगता है। दूसरा जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनिश्चितताएं उन्होंने भारतीय शेयर बाजार या दुनिया भर के सभी शेयर बाजार में एक अनिश्चितता को बढ़ाया है। और यदि शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को भी फिर से सोना ही एक सर्वाधिक सुरक्षित निवेश का विकल्प दिखता है। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जहां पर हम देखते हैं कि डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है 0.5% अगर लास्ट वीक में हम देखें, और रुपया थोड़ा सा हल्का कमजोर हुआ है 0.5% से, तो उस स्थिति में भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को भी फिर से वही सोना सुरक्षित निवेश लगता है। तो ऐसे सभी निवेशकों को जब घरेलू स्तर पर लगता है कि यह समय सोने में सर्वाधिक सुरक्षित निवेश का समय है, तो वह सोने की मांग को निश्चित रूप से बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके कारण से बाजार में सोने की मांग बढ़ती है और पूर्ति, जैसा कि आपने कहा, खनन और उसके जो विकल्प है हमारे पास वो सीमित ही है भारत में। उसके कारण से पूर्ति यदि सीमित रहती है और मांग बढ़ती है तो उसका प्रभाव इसी रूप में देखने को मिलता है, जिसका हमें पिछले माह और विशेष रूप से बात करें तो पिछले सप्ताह में देखने को मिला है। बिल्कुल। दुग्गल साहब, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। लगातार महंगा होता सोना हमारी अर्थव्यवस्था और करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो उस पर कितना दबाव डाल रहा है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जी। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है जो गोल्ड इंपोर्ट करता है और हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज आउटगो है इसके ऊपर। उसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे भारतीयों की
इतनी इच्छा, इतनी डिमांड है गोल्ड को लेकर। परंतु एक आपको शायद मालूम होगा बहुत सबको कि भारत सरकार ने पता लगाया कि हमारे देश में हमारे नागरिकों के पास लगभग 20 से 25,000 टन सोना है जो आइडल पड़ा हुआ है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत ने 2015 में इंट्रोड्यूस करी कि जिसके थ्रू आइडिया था कि जो आइडल गोल्ड हमारे यहाँ रखा हुआ है उसको लोग मोनेटाइज करें, उससे आगे यूज करें, बैंक में लॉकर में फालतू रखने के बजाय उसे बैंक में दें जिससे कि उसकी ज्वेलरी बने और उसको खरीदें और हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। क्योंकि अगर उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे तो हिंदुस्तानियों का जो टेस्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको तो आप नहीं रोक पाएंगे। वो तो गोल्ड खरीदेंगे ही, और गोल्ड महंगा है तो आउटगो फॉरेन एक्सचेंज का होगा ही। हमारे देश में गोल्ड माइन सिर्फ पन्ना में है, पर वहां पर भी नेग्लिजिबल गोल्ड प्रोड्यूस होता है, गोल्ड इंपोर्ट ही होता है सिर्फ सारा का सारा। गवर्नमेंट ने इसको इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कैनलाइजिंग एजेंसीज हैं जो गोल्ड हिंदुस्तान में मंगा सकते हैं, जिसमें करीब 15 बैंक हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नॉमिनेट होते हैं, जिसमें 13 बैंक हैं जो गोल्ड और सिल्वर ला सकते हैं और 2 बैंक हैं जो सिर्फ गोल्ड ला सकते हैं। उनके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो विदेश व्यापार संस्थान है DGFT, उसके द्वारा 4 नॉमिनेट एजेंसी है, वही गोल्ड ला सकते हैं और कोई इंडिया में गोल्ड ला नहीं सकता। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगी, महंगे सोने का असर ज्वेलरी इंडस्ट्री और छोटे ज्वेलर्स पर कितना पड़ रहा है? देखिए, महंगा और सस्ता ये रिलेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि अभी जैसे 1,06,000 का रेट चल रहा है 10 ग्राम का, है नहीं, और अभी ये 1 लाख हो जाए तो हमें सस्ता लगेगा और लोग बाइंग भी करेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भी कोई काम रुक जाता है। शादियों के अंदर, सीजन्स में, फेस्टिव सीजन में वो गोल्ड उतनी क्वांटिटी में ही फिर बिकने लगता है। जब इमीडिएट तेजी होती है तो हमें थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही गोल्ड प्राइस हमें ठीक लगने लगती है, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जैसे अभी दुग्गल साहब ने बताया था कि कुछ कैनलाइजिंग एजेंसी ही गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। अभी है ना, गिफ्ट सिटी के अंदर गोल्ड बुलियन एक्सचेंज खुला है, जिसके अंदर जो लोग गोल्ड के अंदर जमा करा देते हैं दुबई से, और वो 1% उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी कम है, और वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मिलता है, और तुरंत आपको डिलीवरी भी लेना चाहें तो डिलीवरी भी ले सकते हैं गोल्ड से। तो वो एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है, तो इसको गवर्नमेंट इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो वहां पे परफेक्ट सिस्टम है कि गोल्ड परचेज सेल का, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइड बायर हैं जो ज्वेलर्स जिनके नेटवर्थ 25 करोड़ के समथिंग है, या कोटा सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो कोटा गवर्नमेंट अप्रूव करती है और वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के थ्रू वो बाइक कर सकते हैं। तो वो फिर अल्टीमेट अपने डिलीवरी उठा के और फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेच सकते हैं। तो वो एक अच्छा ओपन, ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड सिस्टम है डिलीवरी का, इंपोर्ट का। तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो बेटर हो जाएगा। जस्ट टू ऐड दुग्गल जी, मतलब आपने सही कहा, लेकिन मैंने ये एक नया पॉइंट था, मैंने कहा बता दूं व्यूअर्स के लिए जी। तो हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आप सबने ये कहा कि भारत में जो सोना और चांदी है वो सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि परंपरा भी है। अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो, दीपावली हो, इन सभी मौक़ों पर इसे खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और लोग खरीदते भी हैं। लेकिन इस बार ऊंची कीमतों के बीच सवाल ये है कि क्या ग्राहक दुकान पर पहुंचेंगे? महेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, त्योहारों और शादी के इस मौसम में मांग सुस्त रहेगी या भारतीय उपभोक्ता परंपरा निभाने के लिए फिर भी खरीदारी करेंगे? क्योंकि जैसा कि सुभाष जी ने भी कहा कि GST के बाद अब लगता है मेकिंग चार्जेस में कुछ कमी आएगी, कटौती आएगी, लेकिन परंपरा तो परंपरा है। जी, आपकी दोनों बातें मुझे सही लगती हैं, और जैसा सुभाष जी ने भी कहा है कि भारत में सोने की खरीदारी जो है वो निवेश से अधिक जो सेंटिमेंट्स हैं उससे प्रभावित होती है, परंपराओं से प्रभावित होती है। जो यहाँ फेस्टिव सीजन है या मैरिजेस हैं, उन सबसे इफेक्ट उस पर होता है। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो त्योहारों का भी समय है, और विवाह जो शुरू होंगे अभी कुछ समय बाद, श्राद्धों के बाद भारत में,
तो उससे भी निश्चित रूप से भारत में सोने की मांग के बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज है जिसकी तरफ सुभाष जी ने भी इशारा किया था, अभी ईटीएफ गोल्ड एक जो नया ऑप्शन आया है और जो ऑनलाइन खरीदारी है, जिसमें कि पहले सामान्य रूप में जो निवेशक था वह जो स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में जा रहा था, वह अब मेटल्स में सोने को बहुत सरलता से खरीद पा रहा है और उसके अंदर निवेश उसके लिए सरल हो गया है। इसलिए जब आप और हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो में जब हम अलग अलग तरह की चीजें रखते हैं, चाहे उसमें वह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं या फॉरेन एक्सचेंज है, उसके अंदर अब सोने का जो महत्व है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर हमें अपना निवेश अधिक सुरक्षित भी लगता है। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें अब सोने की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है, ये भी एक कारण है। आपने ईटीएफ का जिक्र किया महेश जी, मैं बिल्कुल ये भी बात पूछना चाहूंगी कि अगर एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी कि ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड की बात की जाए, जिस तरफ लोग आज ज्यादा जा रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि पारंपरिक ज्वेलरी मार्केट प्रभावित हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, जो पारंपरिक ज्वेलरी मार्केट है वह इन चीजों से प्रभावित उतनी मुझे नहीं लगता कि होती है। वह व्यक्ति की आवश्यकता, परंपराओं और रीति रिवाजों से ही प्रभावित होती है। और वहां अभी जो सोने के जो मेकिंग चार्जेस हैं वो निश्चित रूप से उसको डाउन करके भी जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है। और अभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये सीजन शुरू होगा तो इस तरह के ऑफर्स बड़े बड़े ज्वेलर्स जो हैं वो सब देते हैं। और फेस्टिवल में, खासतौर पर दीपावली पर, तो इस तरह के ऑफर हमें सामान्य रूप में देखने को मिलते ही। दुग्गल साहब, जेम्स और ज्वेलरी की बात आई थी। जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भारत की विदेशी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। इस बढ़ती हुई कीमत पर निर्यात पर सकारात्मक असर पड़ रहा है या नकारात्मक? आपको क्या लगता है? देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो लगभग पिछले वर्ष $30 बिलियन रहा है। और हमारी जो गोल्ड ज्वेलरी है और गोल्ड स्टडीड ज्वेलरी है, जिसमें हीरा और ये कीमती नग, पन्ना, पुखराज वगैरह लगे रहते हैं, वो हमारी एक तरीके से मोनोपोली है। पिछले 4 महीनों में इस साल अप्रैल से लेके जुलाई तक हमारा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इन बढ़ती कीमतों के बावजूद लगभग 16% बढ़ा है। और हमारा एक्सपोर्ट जो है ये यूएई मेन मार्केट है। यूएसए सबसे बड़ा मार्केट था पहले, पर अभी ये टैरिफ लगने के बाद वहां इसका काफी बड़ा झटका लगा है। उसका बेनिफिट यूएई और हांगकांग को हुआ है, जो हमारे इस वक्त मेन कस्टमर्स हैं, जहां पर हमारी गोल्ड ज्वेलरी इस वक्त जा रही है। बिल्कुल। बहुत कम शब्दों में क्लोजिंग रिएक्शंस आपके लेना चाहूंगी सुभाष जी। त्योहार और शादी का मौसम है, लोगों को सोना चांदी खरीदना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? क्योंकि क्या ये तेजी टिकने वाली है या थम सकती है? अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से 20 जून 2026 तक गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,30,000 जी। तो उस हिसाब से तो खरीदना बनता है जी, है नहीं? और अभी क्योंकि जितना ट्रस्ट फैक्टर गोल्ड के इसमें डॉलर के अंदर कम होता जाएगा उतना गोल्ड में बढ़ता जाएगा। सेंट्रल बैंक भी इसलिए अच्छा बाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अभी तेजी मेंटेन रहेगी। महेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तेजी टिकी रहेगी या आने वाले दिनों में थम सकती है? लोग क्या करें, परंपरा और दिल के साथ जाएं या फिर अभी थम जाएं? मुझे लगता है कि कम से कम अगले 15 से 20 दिन जो है वो रेट में बहुत अधिक चढ़ाव नहीं आना चाहिए। बट उसके बाद अगला जो 1-1.5 महीना है, जैसा अभी सुभाष जी ने कहा कि जो एक्सपेक्टेड है, फिर रेट वापस से बढ़ने कुछ शुरू होंगे। तो संभावना इसी बात की है कि अभी थोड़ा सा ठहराव ले सकते हैं और उसके बाद फिर इसमें निवेश सुरक्षित रहे। बिल्कुल। दुग्गल साहब, आपसे ये तो पूछना चाहूंगी, साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी, निवेश किस में करें, सोने में या चांदी में? ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कौन सी धातु देने वाली है? देखिए, चाहे रेट बढ़े या ना बढ़े, हिंदुस्तान, भारत की डिमांड 800-900 टन रहनी ही है। बिल्कुल। बल्कि मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, जब इन धातुओं के रेट बढ़ते हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो और खुश होते हैं, कह रहे हैं हमारा सोना जो घर में रखा है पड़े पड़े 1 लाख का 2 लाख हो गया, अब इतना और बढ़ गया। इस पॉजिटिव माइंडसेट से वो और ज्यादा खरीदते हैं। बिल्कुल। तो रेट बढ़ने से मुझे नहीं लगता कुछ मांग पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जहां तक सवाल चांदी और गोल्ड का है डिफरेंस, वो हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, क्योंकि गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा है
तो हर किसी की पहुंच के थोड़ा बाहर हो रहा है। और चांदी का क्योंकि यूटिलाइजेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज भी है और ज्वेलरी यूज भी है, तो उसमें रेट भी फिलहाल वो सस्ता लगता है, क्योंकि चांदी 1 किलो और 10 ग्राम सोना एक रेट के बराबर हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए चांदी उस मामले में ज्यादा ल्यूक्रेटिव, बिल्कुल कैलोरी चांदी में चाहे दाम बढ़ेंगे, पर ओवरऑल चाहे दाम बढ़े ना बढ़े, वो डिमांड रहनी ही है। डिमांड रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अंत में यही कहना चाहूंगी, सोने चांदी की कीमतें लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। एक तरफ त्योहार और शादी के मौकों पर भारतीय परिवार परंपरा निभाना चाहते हैं, दूसरी ओर बढ़ती कीमतें उनकी जेब पर भारी पड़ रही हैं। बहरहाल हमारे तीनों मेहमानों का कहना था कि कीमतें जितनी भी बढ़ें, लेकिन यहाँ यानी कि हमारे देश भारत में लोग जरूर खरीदारी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसकी कीमत और बढ़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, रुपए की स्थिति और घरेलू नीतियां आने वाले दिनों में इस बाजार की दिशा तय करेंगी। निवेशक और उपभोक्ता दोनों के लिए ये चुनौती रहेगी कि परंपरा और व्यवहारिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी बात के साथ अभी के लिए इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।